आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। पिछले टॉपिक में आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, उसका पर्पस क्या होता है, उसे हम क्यों यूज़ करते हैं। उसी वीडियो में आपने कुछ टर्म्स के बारे में सुना होगा, लाइक हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, कंपाइल्ड, इंटरप्रेटेड, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इन सब के बारे में आपने थोड़ा सा जस्ट ओवरव्यू लिया होगा। तो इस टॉपिक में हम उन्हीं टर्म्स के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि वो एक्चुअली होते क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज से। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो भी होती हैं वो प्रोग्रामर फ्रेंडली या कह सकते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती हैं। उनमें कुछ कैरेक्टर्स के साथ, स्पेशल कैरेक्टर के साथ, ज़्यादातर इंग्लिश के कुछ टर्म्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। अगर एग्जांपल दूं आपको तो जस्ट एक डिसीजन की मेकिंग स्टेटमेंट्स के लिए आपको इफ़ एल्स का यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे इंग्लिश के ही वर्ड हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जिन्हें आप इजीली आप सीख सकते हैं, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं, इजी आप डीबग कर सकते हो। बिकॉज कोड आपके समझ में आएगा तो आप किसी भी एरर को अच्छे से डीबग कर सकते हो, उसे सॉल्व कर सकते हो। मेंटेनेंस की टर्म्स में वो सिंपल होती हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती हैं कंपेरेटिवली लो लेवल लैंग्वेज से। ओके, ट्रांसलेट करने के लिए, जैसा मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि हर लैंग्वेज के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। वो लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि वो लैंग्वेज कौन सी है। तो इनमें जो ट्रांसलेटर उन्हें बोलते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर है इंटरप्रेटर। कई लैंग्वेज ऐसी भी होती हैं जिनमें दोनों दोनों टाइप की लैंग्वेज होती हैं, जिसमें कंपाइलर भी होता है और इंटरप्रेटर भी होता है, जैसे कि जावा। ठीक है, और कैन बी रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग भी वो रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, लेस मेमोरी इफिशिएंट होती हैं, कम मेमोरी में भी आप अपना काम चला सकते हो, प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो, इजीली आप वर्क कर सकते हो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। एग्जाम्पल कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस के सी, जावा, पाइथन, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज ही हैं और आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेजेस ही यूज़ होती हैं, क्योंकि हमारी मल्टीपल नीड्स होती हैं, उन्हें यही फुलफ़िल कर देती हैं। तो हमें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ना बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो इन्हें मशीन लेवल लैंग्वेज या मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो कोड होता है, कोड स्ट्रक्चर होता है, वो मशीन फ्रेंडली होता है। इसीलिए इन्हें सीखना आसान नहीं होता, क्योंकि ये मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज होते हैं, तो इन्हें कोई भी प्रोग्राम इतनी अच्छी से समझ नहीं सकता है। ठीक है, इसीलिए डिफ़िकल्टीज़ होती है, अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टीज़ होती है, डिफ़िकल्ट टू डिबग डिबग करने में भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है। आप किसी भी एरर को बहुत ज़्यादा टाइम देते हो तब जाके वो डिबग कर सकते हैं इसमें। जिस तरह से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उन्हें ट्रांसलेट करने के लिए, उनके कोड को मशीन कोड में चेंज करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है। वैसे ही लो लेवल लैंग्वेज में असेंबलर होता है। ओके, आज के टाइम पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही, जैसे मैंने पहले अभी जस्ट कुछ देर पहले कहा है, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर नीड्स हैं वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज इसी फुलफ़िल कर देती है। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा इसमें से कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, जिसमें हमने कुछ फैक्टर्स पैरामीटर्स लिए हैं, लाइक स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी अप्रोच एंड कोड रियूजेबिलिटी, और कुछ उसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो जैसा कि नाम से समझ सकते हैं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग नाम है इसका, तो इसका जो कोड स्ट्रक्चर है वो प्रोसीजर बेस्ड होता है। प्रोसीजर क्या होते हैं? कुछ कोड या फंक्शन या कुछ रूटीन्स होते हैं। फंक्शन या कुछ रूटीन्स होते हैं, और फंक्शंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स कह सकते हो आप, जो आप कहीं पर डिफाइन करते हैं, देन उसे कॉल करते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रोसीजर बेस्ड होता है, फंक्शन बेस्ड होता है। वहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। ऑब्जेक्ट बेस्ड का मतलब है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्चुअली होता क्या है, ऊप किसे बोलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। ऊप्स क्या होता है कि रियल वर्ल्ड एंटिटी को प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करने का जस्ट एक मेथड है, एक वे है। रियल वर्ल्ड एंटिटी लाइक जो भी आप अभी देख रहे हो, आपका पीसी है, लैपटॉप है,
मोबाइल है या चार्जर है, ये सब एक ऑब्जेक्ट ही हैं और हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ बिहेवियर और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, लाइक जैसे मोटरसाइकिल एक व्हीकल की बात करें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, लाइक कलर क्या है, माइलेज क्या देती है, ठीक है। तो ये सब उसके प्रॉपर्टीज़ हैं। बिहेवियर की बात करें तो वो चलती है, ठीक है। ब्रेक लगा सकते हैं, हॉर्न आवाज़ आती है उससे, हॉर्न मार सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कुछ बिहेवियर हो गए। इन्हीं सब को प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है ऊप्स। ओके, तो ये इसका कोड स्ट्रक्चर हो गया। बात करें सिक्योरिटी की, तो ये लेस सिक्योर होती हैं। जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो लेस सिक्योर होते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो काफ़ी सिक्योर होती हैं। उसका एक रीज़न है कि इनका जो डेटा मूवमेंट है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग मूव करता है पूरे प्रोग्राम में। सपोज़ कीजिए आपका एक पहला प्रोसीजर फर्स्ट लाइन पे कॉल हो रहा है, यहाँ पर आपने कुछ डेटा पास किया, ठीक है। और उसमें आपने अंदर से एक और प्रोसीजर कॉल किया जो कि प्रोग्राम के लास्ट में है, ठीक है। तो आपका डेटा मूवमेंट आपने यहाँ से पास किया, इसे भी आप कहीं ना कहीं से कॉल करेंगे, राइट। तो आपने यहाँ पे पास किया, देन आपने इसके अंदर से डेटा को पास किया जो यहाँ पर अगेन आया। तो इस तरह से जो डेटा मूवमेंट है वो पूरे प्रोग्राम में आपका ऐसे ही रन होता, फ्रीली मूव करता रहता है, ठीक है। तो इसलिए लेस सिक्योर होती हैं, ठीक। वहीं अगर बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो ये हमें कुछ ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करती है, लाइक कुछ तरीके होते हैं, लाइक एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे हम एक्सेस स्पेसिफायर्स भी कहते हैं, जिनके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई डेटा है वो कहाँ पर एक्सेसिबल होगा और कहाँ पर एक्सेसिबल नहीं होगा। इसके लिए और भी फैक्टर्स हैं, लाइक एब्स्ट्रैक्शन या एनकैप्सुलेशन हो गया, जिनके यूज़ करने से हम किसी भी डेटा या प्रोग्राम को काफ़ी सिक्योर बना सकते हैं। तो ये मेन रीज़न है सिक्योरिटी का। देन अप्रोच बात करें तो कोड एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करें तो इनका जो कोड एग्जीक्यूशन है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टॉप टू बॉटम होता है। बिकॉज आपने प्रोसीजरल प्रोग्राम में एक पहली लाइन लिखी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो इन द सेम वे ये रन होगी। पहले फर्स्ट लाइन रन होगी, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, इस तरह से रन होती है। हालांकि अगर प्रोसीजर आ गया तो वो वहाँ पे मूव कर जाएगा। लाइक आपने यहाँ पर कोई प्रोसीजर कॉल किया है और वो 4-5 लाइन बाद यहाँ नीचे डिफाइन किया तो वो वहाँ पे मूव कर जाएगा। वो प्रोग्राम सॉरी फंक्शन ख़त्म होने के बाद देन ये वाली लाइन रन होंगे। ओके, वो डिपेंड करता है, बट इनका जो अप्रोच है वो टॉप टू बॉटम ही होता है। नहीं, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो इनकी जो एग्जीक्यूशन अप्रोच है वो है बॉटम टू टॉप। यस, बिकॉज इसमें सब कुछ क्लास ही होते हैं ज़्यादातर लैंग्वेज में। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि क्लास से हम कोड लिखते हैं, क्लास डिफाइन करते हैं। हालांकि आप जस्ट अभी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए, जब हम बताएंगे डिटेल में एग्जांपल के साथ तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। अ, बता देता हूँ क्लास क्या होती है। जैसा मैंने अभी बताया कि रियल वर्ल्ड एंटिटी को प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करने का तरीका है ऊप, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास तो आप कह सकते हो जो क्लास होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट होती है। जैसे मैंने बताया था ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिहेवियर, तो वो सब आप क्लास में ही डिफाइन करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिहेवियर उसका क्या होगा किसी ऑब्जेक्ट का, वो आप क्लास में डिफाइन करते हैं एंड देन क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो सपोज़ करो आपने यहाँ पर एक क्लास बनाई, ठीक है। और तो कोड यहाँ पे रन नहीं होगा बिल्कुल भी, यस, कोड यहाँ रन नहीं होगा। कोड रन होगा जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो सपोज आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया तो ये इस तरह से रन होगा फिर, ठीक है। इसीलिए बॉटम टू टॉप अप्रोच कहते हैं। नाउ कोड रीयूजेबिलिटी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में कोड रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। आप कोड रीयूज़ कर सकते हैं बट एक लिमिटेशन तक कर सकते हैं, बिकॉज फंक्शंस ही होते हैं तो फंक्शन को आप कितना ही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो उसी बार बार कॉल करते रहो, बस इतना ही आप रीयूज़ कर सकते हैं। बल्कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें कई सारे मेथड्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है इनहेरिटेंस। देखो मेथड्स तो इसमें भी होते हैं, वो आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इनहेरिटेंस। आपने 4 क्लास बनाई, उन्हें इनहेरिट करके आप एक क्लास में बाइंड कर सकते हो, वो सब उसी क्लास में कर सकते हो। कोड रीयूज़ इससे अच्छा आप इसमें कर ही नहीं सकते। उसके अलावा भी दूसरी चीज़ें हैं, एब्स्ट्रैक्शन हो गया या सॉरी इंटरफेस हो गया, वो सब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं।
जिसकी वजह से हम कोड को अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं कंपैरेटिवली बात करें तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल की, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के कुछ एग्जाम्पल जैसे सी, फोर्ट्रॉन, ठीक है, फोर्ट्रॉन, पास्कल, पीएचपी। हालांकि ये प्योर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग नहीं है क्योंकि इसमें ऊप भी है, अभी बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। पीएचपी, ये सभी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ एग्जांपल्स की, तो इसमें हमारा सी प्लस प्लस आ जाता है। ये सी प्लस प्लस है, वो सी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। वो लगभग सभी कॉन्सेप्ट हैं जो सी में हैं, बस इसमें ऊप को भी थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था। ऊप भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। नेक्स्ट बात करते हैं जावा। ये एक ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कह सकते हो क्योंकि इसमें सब कुछ ऑब्जेक्ट ही है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन जावा, ओके। देन पीएचपी भी अब इसमें आ जाती है। हाँ, पहले पीएचपी जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो एज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुई थी, और ये वर्जन 5 तक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही थी। वर्जन 5 में पीएचपी के ऊप को इंट्रोड्यूस किया था, तो आप दोनों टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मान सकते हो पीएचपी को, ओके। अब थोड़ा सा शायद आपके पल्ले पड़ा होगा, बट फिर भी कोई नहीं, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ट्राई करूँगा उसका भी रिस्पॉन्ड करने की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस की, तो जिसमें हम कुछ फैक्टर्स यूज़ करेंगे। सबसे पहली बात है एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन फ्लो जो होता है वो कंपाइल्ड लैंग्वेज का क्या होता है, आपने कोड लिखा, ठीक है, आपने कोई कोड लिखा, इसके लिए कंपाइलर होगा, ठीक है, कोई कंपाइलर होगा, ये कोड को कंपाइल करेगा मशीन कोड में, मशीन कोड में, ठीक है, और देन आपका क्या होगा, कोड रन होगा, ठीक है। ये स्टेप्स होती हैं, कोई भी आप प्रोग्राम लिखोगे, देन कंपाइल करेंगे, देन मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, देन उसके बाद हमारा रन होगा। वहीं अगर इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसमें आपका कोई भी प्रोग्राम है, कोड है, ठीक है, वो डायरेक्ट रेडी टू रन होगा, ठीक है, रन कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ और इंट्रोड्यूस होती है, वो है वर्चुअल मशीन। पिछले वीडियो में मैंने जैसा बोला था कि कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, कोई भी लैंग्वेज वो डायरेक्टली मशीन कोड में, क्योंकि हम मशीन कोड नहीं लिखते, हम जस्ट एक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग कोड लिखते हैं, डायरेक्टली कोई भी मशीन रन नहीं करती है, उसके लिए इंटरप्रेटेड कंपाइलर होता है। तो इसमें क्या है, रन करने से पहले एक वर्चुअल मशीन होती है जो इस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करती है, देन उसके बाद वो कोड क्या है, रन होता है, देन आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है, देन आपको आउटपुट मिलता है। ये पहला फैक्टर हो गया कि किस तरह से वो रन होती है। देन बात करते हैं, इस कोड के बारे में हो गया, देन आप बात करते हैं एरर हैंडलिंग के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब कोड को कंपाइल करते हैं ना, कोड को कंपाइल करते हैं, उसी टाइम पे सारी एरर्स चेक हो जाती हैं, आपकी जो भी एरर्स सिंटैक्टिकली एरर होंगी या जिस टाइप की भी वो हैंडल कर सकता है कंपाइलर, वो यहीं पे ही चेक हो जाती हैं कंपाइल करते टाइम ही, ठीक है, कंपाइल करते टाइम ही चेक हो जाएंगे, उसके बाद ही आप किसी कोड को, कंपाइल्ड कोड को रन कर सकते हो, ठीक है। बिना कंपाइलेशन के आप उस कोड को रन ही नहीं कर सकते हो, राइट। जबकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होता है कि आपने कोड लिखा, वो डायरेक्टली रन हो रहा है, जिस भी स्टेटमेंट में उसे एरर मिली वहीं पर वो प्रोग्राम क्या है, एरर दे देगा। वो एरर पे भी डिपेंड करता है, अगर एरर ज़्यादा क्रिटिकल हुई तो वो डायरेक्टली प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, क्रिटिकल नहीं हुई तो वहाँ पर वार्निंग दे देगा कि इस लाइन में आपकी ये एरर है, और आगे निकल जाएगा, यानी कि आगे की लाइंस जो हैं वो रन हो जाएंगे। तो ये कुछ सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है कि इसमें कंपाइल टाइम पे एक साथ एरर देगा। हाँ, एक और चीज़, एक साथ एरर, लाइन आपका 100 लाइन का कोड है और उसे आपने कंपाइल किया, तो सपोज़ करो उसमें 10 एरर हैं, तो 10 वो एरर एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। बट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का जो कोड होता है वो एक साथ नहीं मिलता है। अगर 100 लाइन का कोड इस तरह से है, ये सही है, ये सही है,
इसमें एरर है तो यहाँ पे एरर दे देगा। ज़्यादा क्रिटिकल है तो शायद प्रोग्राम ब्रेक हो जाए, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे एरर देकर ये रन होने लगेगा। कुछ इस तरह से ये रन करते हैं, ठीक है। देन अगर इसकी बात करें परफॉर्मेंस की, सबसे बड़ा डिफरेंस परफॉर्मेंस में भी है। उसका रीज़न है कि कितने लाइन का भी कोड हो, आप उसे एक बार कंपाइल कर लेते हो और कंपाइल करने के बाद आपको मशीन कोड में डायरेक्टली रेडी टू रन होता है। डायरेक्टली फिर आप रन करो तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। बट जो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है वो क्या होता है, वर्चुअल मशीन में जाता है, ठीक है, वर्चुअल मशीन उसे इंटरप्रेट करती है। आप अगर 4 बार रन करोगे तो 4 बार वो इंटरप्रेट करेगी और देन मशीन कोड में वो मशीन उसे रन करेगी। बट यहाँ पर आपने एक बार प्रोग्राम लिखा, उसे कंपाइल कर दिया, ठीक है, कंपाइल कर दिया, फिर उसके बाद आप प्रोग्राम जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक उसे कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चेंज किया तो ज़रूर कंपाइल करना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्टली एक बार आपने प्रोग्राम लिखा और वो रन करते रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 बार रन करो। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप कंपाइल करते हो ना तो कंपाइल कोड की एक फ़ाइल बन जाती है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जब भी आप फिर रन करोगे तो वही कंपाइल्ड फाइल ही रन होगी, ठीक है। तो इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी फास्ट होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सॉरी, कंपाइल्ड लैंग्वेज में हमारा सी, C++, जावा, ये सभी कंपाइल्ड लैंग्वेज हैं। आप आपने अगर जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो जब आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसमें अगर बात करें तो PHP, पाइथन, पाइथन भी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, एंड देन पर्ल, पर्ल और जावास्क्रिप्ट भी है, ये भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो आई होप आपको कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, देन हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, इन सब के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।